ठंड का मौसम और कोहरा बढ़ता ही जा रहा था। पहाड़ों में धुंध की वजह से लोग रास्तों में फंसे हुए थे। मीनू चिड़िया अपने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाती थी। वह बहुत ईमानदारी और शिद्दत से अपना काम करती थी। उसका एक छोटा सा बच्चा था। बेटा, आज मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती क्योंकि बाहर बहुत खतरा है। मैं अपना काम खत्म करके जल्दी घर आऊंगी। तुम अपना ध्यान रखना। और फिर मीनू चिड़िया अपना हेलीकॉप्टर लेके रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए निकल जाती है। उधर से कालू कौआ अपने परिवार के साथ ऑटो में उड़ता हुआ आ रहा था। मैं कौवा प्यारा जैसे हो न्यारा उड़ता ही जा रहा। मैं कौवा प्यारा जैसे हो न्यारा उड़ता ही जा रहा। पापा, आप गाना मत गाओ, ध्यान से ऑटो चलाओ, कहीं ऐसा ना हो हम जमीन पर ही पड़े हों। अरे मेरी प्यारी पत्नी, तू चुप करके बैठी रह, मैं चला तो रहा हूँ। और एकदम से बहुत बड़ा धमाका होता है। कालू का ऑटो एक पहाड़ से टकराकर खाई में गिर गया था और उसका बेटा और पत्नी ऑटो के नीचे दबकर मर गए थे। लेकिन कालू कौवे को तो एक खरोच भी ना आई थी। कुछ देर बाद रेस्क्यू ऑपरेशंस वाली मीनू चिड़िया वहां पहुंच जाती है और वह कौवे को बचाकर अपने साथ ले जाती है। कौवा हेलीकॉप्टर बैठकर बहुत खुश हो रहा था। उसे तो अपनी पत्नी और बच्चे की थोड़ी भी चिंता नहीं थी। अरे वाह, इस हेलीकॉप्टर में तो बहुत मजा आ रहा है। कितनी ठंडी ठंडी हवा लग रही है। और वह चिड़िया से कहता है, सुनो चिड़िया, क्यों ना तुम मुझे ये हेलीकॉप्टर चलाना सिखा दो। मैं रेस्क्यू ऑपरेशंस में तुम्हारी मदद करूँगा। देखो कौवे भैया, ऐसे चलाना है ये हवाई जहाज। आप इस जहाज को चलाते रहो, मैं देखूंगी कौन कौन लोग नीचे कोहरे में फंसे हैं। और फिर कौवा कोहरे में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर नीचे उतारता है। चिड़िया जैसे ही हेलीकॉप्टर से लोगों को बचाने के लिए उतरती है, वह कौवा हेलीकॉप्टर को भगा ले जाता है। ये चिड़िया को बेवकूफ़ बनाना तो बहुत आसान काम था। अब तो ये हेलीकॉप्टर मेरा हो गया है। मैं कहाँ भी घूमूं और मज़े करूं। मैं कौवा प्यारा जैसे हो न्यारा उड़ता ही जा रहा। कौवे ने हेलीकॉप्टर चलाना तो सीखा था, लेकिन लैंडिंग करना नहीं सीखा था और वह हवा में ही घूमता रहा। अरे अरे, इस हेलीकॉप्टर को रोकना कैसे है, ये तो मैंने चिड़िया से पूछा ही नहीं। अब मैं नीचे कैसे उतरूंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर वह हेलीकॉप्टर एक पहाड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है। कौवे का एक पंख हेलीकॉप्टर के नीचे दबा हुआ था और वह घायल पड़ा था। अरे ये मैंने क्या कर दिया, अब मुझे कौन बचाएगा। मैं तो रेस्क्यू टीम का जहाज भी भगा लाया और ये तो मेरे ही ऊपर गिर गया। बचाओ बचाओ। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है और कौवे का इलाज कराने के बाद उसे जहाज भगाने के जुर्म में जेल हो जाती है। उधर चिड़िया अपना रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से चलाने लगती है। लालची पूरी भाजी वाला। सुंदर वन जंगल में बंटी नाम का एक कबूतर अपने परिवार के साथ रहता था। जंगल में उसकी पूरी भाजी की एक दुकान थी। वह इतनी स्वादिष्ट पूरी भाजी बनाता था कि जंगल के सारे पशु उसकी पूरी भाजी की खुशबू से दौड़े चले आते थे। अरे वाह, ऐसी पूरी भाजी तो मैंने कहीं नहीं खाई। जो स्वाद इस बंटी कबूतर की पूरी भाजी में है, वह तो कहीं नहीं है। धन्यवाद ट्यूनी, ये तो बस ऊपर वाले की दया है। रोज की तरह आज भी उसकी कमाई बहुत अच्छी हुई थी और उसने घर जाते ही सारी कमाई अपनी पत्नी को पकड़ा दी। इतने सारे पैसों को देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई, लेकिन उसने देखा कि बंटी कबूतर कुछ परेशान लग रहा है।
क्या हुआ जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है मीना। मैं पूरा दिन मेहनत करके पूड़ी भाजी बनाता हूँ और शाम को इतनी मेहनत करके ये थोड़े से पैसे बच पाते हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो हम कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? भगवान का दिया सब कुछ तो है हमारे पास, और लोग आपकी पूरी भाजी खाने इतनी दूर दूर से आते हैं, जिससे आपको एक दिन के 2000 रुपए बच जाते हैं और महीने के 50-60 हजार रुपए बन जाते हैं। और हमें क्या चाहिए? तुम बहुत भोली हो मीना। आज के समय में इतने से पैसे से क्या हो पाता है। अगर खाने का थोड़ा सा दाम बढ़ा दो तो लोग दुकान पे आना बंद कर देते हैं। आपके मन में पैसों का लालच आ रहा है जी। छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तब उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। क्या मतलब? चलो कुछ नहीं, तुम सो जाओ। अगले दिन बंटी अपनी दुकान खोलता है और कम सामान में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए वह पूरियों के आकार को छोटा कर देता है और सब्जी के लिए बड़ी कटोरियों की जगह छोटी कटोरियों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिससे उसे 2 प्लेट पूरी भाजी बेचकर 3 प्लेट पूरी भाजी का मुनाफा होता है। बंटी भैया, रोज मैं आपकी दुकान पर 1 प्लेट पूरी भाजी खाती हूँ, लेकिन उससे मेरा पेट पूरा भर जाता था। पता नहीं आज तो पेट ही नहीं भरा। लगता है आज तुम्हें ज्यादा भूख लगी है। अगर तुम्हारा 1 प्लेट से पेट नहीं भरा तो तुम 1 प्लेट और ले लो। ठीक कह रहे हो भैया, लाओ 1 प्लेट और दे दो। अब बंटी रोज की कमाई से 1.5 गुना ज्यादा कमाने लगा और इस थोड़े से फर्क से उसके ग्राहकों को भी उस पर शक नहीं हुआ और उसके मन में और मुनाफा कमाने का लालच आने लगता है। लेकिन ग्राहकों को उस पर शक न हो, इसलिए वह पूरी को छोटे की बजाय और बड़ा बेलने लगता है और पतला बेलने लगता है और सब्जी में उसको गाढ़ा करने के लिए उसमें आटे का घोल मिलाने लगता है। अरे बंटी भैया, लगता है आज मैंने पूरी की जगह पापड़ खा लिया है और पेट भी नहीं भरा और टेस्ट भी नहीं मिल पा रहा है। धीरे धीरे बंटी कबूतर के ग्राहक कम होते जाते हैं और उसकी दुकान पे कोई भी नहीं आता। एक दिन जंगल का राजा शेर सिंह जंगल में दावत बुलाता है। सुनो बंटी भैया, गब्बर सिंह ने जंगल में दावत बुलाई है, उसके लिए आपको ही सारा खाना बनाना होगा। ये लीजिए एडवांस पेमेंट। और गब्बर सिंह ने बोला है कि खाने में कुछ भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यह उनकी इज्जत का सवाल है। तुम चिंता मत करो ट्यूनी, मैं शेर सिंह के यहाँ ऐसा खाना बनाऊंगा लोग तारीफ करते नहीं थकेंगे। फिर बंटी कबूतर दावत के लिए मिले हुए पैसों से बाजार में सामान खरीदने जाता है और सामान खरीदते वक्त उसके मन में लालच आ जाता है और वह पूरा सामान खरीदने की बजाय आधा ही सामान खरीदता है और आधे पैसे अपने पास रख लेता है। इसके बाद बंटी कबूतर दावत का खाना बनाने शेर सिंह के पास जाता है और सारा खाना बना देता है। जंगल के सब पक्षी खाना खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी आधे पक्षियों ने ही खाना खाया था और खाना खत्म हो जाता है। वाह भाई, खाने की खुशबू तो जोरदार आ रही है। बंटी भैया, खाना लगा दो, हमें बहुत भूख लगी है। क्या कहा? खाना लगा दो? तुम लोगों ने खा पी कर सब खत्म कर दिया और बोल रहे हो खाना परोसो। चलो चलो भागो अब यहाँ से, खाना खत्म हो गया है। पता नहीं कैसे भुक्कड़ लोग हैं। अरे भैया, अभी तो आधे लोगों ने दावत खाई ही नहीं। जब आपको गब्बर सिंह जी ने पूरे पैसे दिए हैं तो आपने सबके लिए पूरा खाना क्यों नहीं बनाया? तुम मुझसे जबान मत लड़ा, मैंने तो सबके लिए पूरा खाना ही बनाया था। पर पता नहीं ये लोग किस जन्म के भूखे हैं जो इनका पेट ही नहीं भरता। शेर सिंह के यहाँ कम खाना बनने की वजह से आधे लोग भूखे ही रह जाते हैं, लेकिन शेर सिंह के डर से वह कुछ बोल नहीं पाते और भूखे ही अपने घर वापस आ जाते हैं। एक दिन शेर सिंह जंगल में घूम रहा था और वह पक्षियों को बातें करते हुए सुन लेता है।
अरे घोड़ी, क्या तुम्हें पता है बंटी कबूतर ने शेर सिंह के आधे पैसे का ही दावत बनाया था और आधे पैसे उसने खुद खा लिए और आधे गांव वालों को दावत से भूखे ही लौटना पड़ा। यह सुनकर शेर सिंह बंटी कबूतर को पूरे गांव के सामने घसीटता हुआ ले आता है और उससे माफी मंगवाता है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे मन में बहुत लालच आ गया था। पैसे बचाने के चक्कर में मैंने कम खाना बनाया और आगे से मैं कभी भी लालच नहीं करूँगा। गरीब चूड़ी वाली रानो चिड़िया चूड़ी बेचने की तैयारी कर रही थी, तभी उसकी दो ननद वहाँ उसके पास आ जाती हैं। रानो भाभी, हम कॉलेज जा रही हैं। अरे गौरी, ये लो कुछ पैसे रख लो, कॉलेज में तुम्हारे काम आएंगे। अरे नहीं नहीं भाभी, इसकी क्या ज़रूरत है। तभी रानो की नज़र गौरी के फटे पुराने बैग पर जाती है और वह सोचती है, मैं चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ, इनकी माँ की जगह तो कभी नहीं ले सकती। अपनी दोनों ननद की स्कूल जाने के बाद रानो चिड़िया चूड़ी बेचने चली जाती है। चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी ले लो। कोई भी ग्राहक उसकी चूड़ी खरीदने नहीं आता और वह सोचती है, पूरा दिन इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, ना ही कोई चूड़ी खरीदने आ रहा है। मैं एक अच्छी भाभी नहीं बन पाऊंगी। और तभी उसकी चूड़ी की टोकरी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है और सारी चूड़ियाँ टूट जाती हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया, सारी चूड़ियाँ तो टूट गई हैं। अब मैं क्या करूँगी, मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। यह सोचकर रानो चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और तभी एक सेठ वहाँ पर आता है। अरे रानो चिड़िया, तुम्हारी चूड़ियाँ तो बहुत सुंदर होती हैं। कल मेरी 3 बेटियों की शादी है और मुझे अपनी बेटियों के लिए चूड़ियाँ खरीदनी है। क्या तुम मेरी बेटियों के लिए चूड़ियाँ बना पाओगी? अरे हाँ सेठ जी, मुझे तो पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं कल आपकी बेटियों के लिए बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बना दूंगी। अरे रानो, तुम्हारी 2 ननद भी तो बड़ी हो गई हैं और तुम उनकी शादी कब कर रही हो? क्या बताऊं सेठ जी, इस महंगाई के ज़माने में तो कोई भी मेरी ननदों का रिश्ता लेने के लिए तैयार ही नहीं है। बिना दहेज के कोई शादी नहीं करता। अरे तुम्हारी दोनों ननदें तो बहुत अच्छी हैं, उनके लिए तो रिश्ते मैं बताऊंगा। जी ज़रूर सेठ जी, आपका मुझ पर बहुत उपकार होगा। और वह सेठ उसे एडवांस पेमेंट देकर वहाँ से चला जाता है। गरीबी के चलते बेचारी रानो चिड़िया रात भर बैठकर सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाती है। अगले दिन सेठ चूड़ियाँ लेने आता है और वह चूड़ियों का बहुत अच्छा मूल्य उसको देता है। अगले दिन वही सेठ अपने दोनों बेटों का रिश्ता गौरी और मीना के लिए लेकर आता है। रानो और उसके पति को दोनों लड़के बहुत पसंद आते हैं और वह सेठ का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। रानो चिड़िया कहती है, सेठ जी आपकी बहुत मेहरबानी, लेकिन हम तो बहुत गरीब लोग हैं। कोई बात नहीं, मेरे बेटों को गौरी और मीना बहुत पसंद है। तुम बस शादी की तैयारी करो। सेठ के जाते ही रानो चिड़िया अपने पति से कहती है, सेठ जी ने जो पैसे दिए हैं उन पैसों से गौरी और मीना के लिए लहंगे खरीद लूँगी। लेकिन उसी रात एक चोर वहाँ पर आता है और सारे पैसे चुरा कर भाग जाता है। सुबह उठकर जब रानो और उसका पति वह पैसे निकालने लगते हैं तो वह देखते हैं कि वहाँ पर तो कोई पैसा नहीं है और वह दोनों रोने लगते हैं। अरे ये क्या हो गया, मैंने कितनी मेहनत से चूड़ी बनाकर वो पैसे कमाए थे और अपनी प्यारी ननदों के लिए लहंगे लेने के लिए जाना था, लेकिन यहाँ तो कोई पैसा नहीं है। और वह रोते रोते अपना मन हल्का करने उसी बाग में चली जाती है जहाँ पर वह रोज़ पौधों को पानी देती थी और उस बाग की बहुत अच्छे से सेवा करती थी। जब वह रो रो कर चुप हो जाती है तो वहाँ उसे एक लाल पोटली दिखती है। उस पोटली में बहुत सारे गहने दिखते हैं।
अरे ये किसके गहने हैं? लगता है किसी के गहने यहाँ पर गिर गए हैं। क्या पता वह राहगीर अभी इन गहनों को ढूंढते हुए यहाँ पर पहुँच जाए। मैं यहीं बैठूंगी और उस राहगीर का इंतज़ार करूंगी ताकि मैं उसे उसके गहने दे पाऊँ। और तभी उस पोटली में से एक बहुत सुंदर परी प्रकट हो जाती है। रानो चिड़िया, तुम उदास मत हो। यह गहने तुम्हारी मेहनत के हैं। जिस प्यार और लगन से तुमने इस बाग की सेवा की और इसके पौधों को पानी दिया, तो मैंने खुश होकर यह गहने तुम्हारे लिए रखे हैं। तुम इन्हें ले जाओ और खुशी खुशी अपनी ननदों की शादी करो। और रानो चिड़िया वह गहने और पैसे लेकर अपने घर चली जाती है। वह उन पैसों से अपनी ननदों के लिए बहुत सुंदर लहंगे खरीदती है और वह गहने भी अपनी ननदों को पहनाती है। शादी के दिन उसकी ननदें परी जैसी सुंदर लगती हैं और उनकी शादी धूमधाम से सेठ के बेटों के साथ हो जाती है। परी के जादू से उसके पास बहुत सारी रंग बिरंगी चूड़ियाँ आ जाती हैं। उन्हें बेचकर उनकी सारी गरीबी भी दूर हो जाती है और वह दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।